Good evening, everyone. So, in the last class, uh, we have discussed the Viceroy of India, the background before Gandhian era. Okay, and in the background before Gandhian era, we discussed the Industrial Revolution uh, in mid 19th century, 19th century, later 19th century, and early 19th century. Okay, and the organizations before Indian National Congress. ठीक है, कई सारी पढ़ी हमने organizations. Okay. बताइए सबसे पहले किसने पॉलिटिकल एजिटेशन किसने शुरू की थी? कल की क्लास में बताया था आपको। वेरी गुड, राजा राम मोहन रॉय। बच्चे एब्रीविएशन भी सीख चुके हैं साथ साथ, बहुत जबरदस्त। ठीक है, और सबसे पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई किसने थी और कौन सी थी? किसने बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन? डीबीएन। वेरी गुड यार, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बता दो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम दादा भाई नरोजी ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ईआईए। वेरी गुड, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ओके, तो याद रखना। गरिमा, आप रेनू मैम या किसी को, टीचर को, रेनू मैम या सपना मैम को, किसी को बोलो ओके कि आपके जो पावर कैप्सूल कोर्स है अपलोड क्यों नहीं हो रहे यूट्यूब पे। ओके, एक्चुअली उन लोगों के हाथ में आईटी प्रोफेशनल उनके पास है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपलोड करना। ओके, अच्छा आज बात हुई है? हाँ, वही कई बच्चे बोल रहे थे आज मुझको, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया हुआ था। अच्छा, आज हो जाएगी, चलो लेट्स सी कब होगी। एनीवेज उसके बाद हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी। दिसंबर में उसका एनुअल सेशन होता है। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एंटी कांग्रेस मूवमेंट किसने शुरू की थी? यूपीए, दैट इज यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन शुरुआत किसने करवाई थी? बेसिकली किसने करवाई थी? मतलब किसने कहा था कि एंटी कांग्रेस मूवमेंट शुरू करो और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, यूनाइटेड पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन? किसने? बताइए। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसने बनवाई थी? हाँ, वो तो सही है। डफरिन, डफरिन, डफरिन ने बोला था ना, डफरिन ने, क्योंकि डफरिन ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलनी चाहिए थी। ठीक है, तो उसके बाद यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनी और उसके लीडर कौन थे? दो थे, एक तो सर सैयद अहमद खान और दूसरा राजा, एनीवन? राजा शिव प्रसाद। ओके, आपको नाम याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने तिलक एंटी कांग्रेस मूवमेंट शुरू की थी। उसके बाद तिलक का रोल पड़ा था हम लोगों ने। तिलक ने किस तरह गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाए, शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराए। ओके, तो इस तरह से इन्फ्लुएंस किया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हों। ओके, देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा पिछला। ठीक है, कांग्रेस बनाई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस को एज अ सेफ्टी वाल्व यूज कर रहे हैं, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो क्या समझते थे कि एओ ह्यूम को हम यूज करेंगे एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, 1890 में ये वाला फैक्ट जरूर याद रखना, 1890 में कदम्बनी गांगुली सबसे पहली वुमेन डेलीगेट थी जिसने एड्रेस किया था, एड्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लेकिन पहली महिला प्रेसिडेंट यानी वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। ओके, 1925 में सरोजिनी नायडू पहली बार भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी। ओके, याद रखेंगे। कांग्रेस भी डफरिन के टाइम पे बनी। यूपीए, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, डफरिन क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को एक्सपेंड करना चाहता था, तो इसने इनकरेज किनको किया? सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह को। ओके, इन्होंने प्रीच किया कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जो हिंदू और मुस्लिम के, वो डिफरेंट है, डाइवर्जेंट है, एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ कम्युनलिज्म। याद रखना, एंड टू स्टार्ट द एंटी कांग्रेस मूवमेंट, तो उसके लिए यूपीए बनी 1888 में। उसके बाद तिलक भाई साहब आए। तिलक भाई साहब ने 1880 में ही हेल्प टू फाउंड, उन्होंने फाउंड नहीं किया था, ही हेल्प टू फाउंड द न्यू इंग्लिश स्कूल। ठीक है, जिसको बाद में फर्गसन कॉलेज का नाम दिया गया, वेरी फेमस कॉलेज इन पुणे। ओके, न्यूज़पेपर के नाम जरूर याद रखना सर। महारत्ता इंग्लिश में है सर, मराठी में नहीं है, याद रखना। केसरी मराठी में है। 1889 में तिलक एडिटेड केसरी एंड ही प्रीच्ड नेशनलिज्म, सेल्फ रिलायंट एंड
सेल्फलेस फाइटर्स, ओके। 1893 में गणपति फेस्टिवल, एम वही था, टू प्रोपेगेट द नेशनलिस्ट आइडिया, याद रखना, ओके। 95 में शिवाजी फेस्टिवल। नो टैक्स कैंपेन सर, वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में कि नो टैक्स कैंपेन महाराष्ट्र में किसने शुरू की थी? लोकमान्य तिलक ने, ओके। ही आस्क्ड द फेमाइन स्ट्रिकन peasants to withhold the peasants payments of land revenue if crops were failed, okay. And in 1896 he got arrested और चार्ज लगा था by spreading the disaffection among the government, okay. सेम चार्ज जो कन्हैया कुमार को लगा था। उसके बाद हम लोगों ने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ी। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज किन के मेथड को कॉपी कर रही थी? बेसिकली आयरिश टेररिस्ट और रशियन निहालिस्ट, ओके, याद रखना सर जरूर। और एम क्या था सर इनका? बेसिकली इनका आने का मकसद, सॉरी रीजन क्या था इनका आने का? क्योंकि गवर्नमेंट रिप्रेस कर रही थी बार बार, ठीक है, तो मतलब बातों के भूतलातों से नहीं मानते, तो इनका ये समझना था, इनका ये कहना था। लेकिन इनका फ्लॉ क्या था कि दे फेल टू मोबिलाइज द मासेस, ठीक है। तो गांधी जी के आने से पहले आपको एक मोटी मोटी चीज ये समझ आई कि गांधी जी ने आने के बाद क्या चीज हुई जो गांधी जी के पहले नहीं हुई थी? बताइए। अभी आप सारी कहानी पढ़ रहे हो गांधी जी के आने से पहले, ठीक है। गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ था और गांधी जी से पहले क्या चीज की कमी थी और गांधी जी के आने के बाद? वेरी गुड यार सुमन, वेरी गुड। मास को इकट्ठा किया सर उन्होंने कि भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, उन्होंने सारी जनता इकट्ठी कर ली, ठीक है। मास मूवमेंट, वेरी गुड हरमन, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, फेल टू मोबिलाइज मासेस, इन लोगों ने बनाई, इन्होंने लोगों ने काम किया, लेकिन मास इतने ज्यादा जनता इकट्ठी नहीं कर पाए, मतलब इतना मास लेवल पे नहीं हो पाया इनका काम, ठीक है ना। तो ये गांधी जी ने इन लोगों से एक लेसन सीख लिया कि यार इनमें कमी क्या रहेगी, समझ रहे हो सर। 1897 छापेकर ब्रदर्स ने 2 अनपॉपुलर ऑफिशियल मार दिए, ठीक है। 1904 में वीडी सावरकर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी अभिनव भारत, जो कि नासिक में, और ये लंदन तक थी सर, याद रखना। 1905 में न्यूज़पेपर जो डिसअफेक्शन फैलाते थे, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ जो डिसअफेक्शन फैलाते थे, जैसे युगांतर हो गया, संध्या हो गया, ये बंगाल में थे, दकल इन महाराष्ट्र, ओके। 1907 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल को मार दिया था। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, वेरी फेमस पर्संस, दे थ्रू बॉम्ब एट किंग्स फोर्ट, अनपॉपुलर ऑफिशियल, मुजफ्फरपुर में एक मारा गया था, ठीक है। टेरर सोसाइटी जिन्होंने बॉम्ब गिराया था हार्डिंगे के ऊपर, लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर, वाउंडेड हो गया था, खूनम खून हो गया था। अब्रॉड में और सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे लंदन में भाई श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, वेरी फेमस मैन वीडी सावरकर, ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी इनके बड़े फैन हैं सावरकर के, इवन मोदी जी आल्सो, वीडी सावरकर, पढ़ना इनके बारे में, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। हरदयाल, यूरोप में मैडम भिखाजी कामा, शायद बचपन में पढ़ा होगा मैडम भिखाजी कामा के बारे में, ओके। और अजीत सिंह। मुस्लिम हिंदू यूनाइट नहीं हुए थे, ना ना, गांधी जी के आने के बाद मुस्लिम हिंदू यूनाइट नहीं हुए थे, तब तक तो कम्युनलिज्म तो फैल चुका था भाई साहब। मैंने बताया ना, कम्युनलिज्म का कीड़ा तो पहले ही डल चुका था। हिंदू मुस्लिम यूनाइट अगर हुए होते तो सर हिंदुस्तान पाकिस्तान ना बनता। ये कमी थी, मासिस को इकट्ठा जरूर किया था गांधी जी ने, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं यूनाइट हो पाए थे, ठीक है, क्योंकि कम्युनलिज्म का जो गंदा बीज है वो पहले ही बोया जा चुका था, ठीक है। मैंने आपको बताया था। बताओ क्या कहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कौन से सेशन में क्या कहते हैं डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की मुस्लिम के लिए? कल बताया था मैंने आपको। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कौन से सेशन में, कलकत्ता नहीं, अमृतसर, और कब, अमृतसर ही था ना शायद, लिखा हुआ है शायद हमने। ये देखो 1908, 8 में मोरले मिंटो रिफॉर्म आए थे, उससे एक साल पहले मैंने आपको बताया था ना, मोरले मिंटो रिफॉर्म को कम्युनल एक्ट बोलते हैं, तो उससे एक साल पहले, ठीक है। 1908 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अमृतसर सेशन, अमृतसर, ठीक है, याद रखना सर। तो अर्ली इवेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी, ये सर रटने हैं आपने, एक एक पहले मुद्दा समझना है और फिर इनकी क्रोनोलॉजी रटनी है, समझ रहे हो सर। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पुणे, गोपाल कृष्ण गोखले, अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखना। इसका एम क्या था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का? बेसिकली वेलफेयर वर्क करना। 1905 में गोखले प्रेसिडेंट बने, ये जरूर याद रखना सर।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एंड ही कंडेम्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो दो मतलब गुट बन गए थे, गरम दल, नरम दल, ठीक है। तो नरम दल का ये मानना था कि बाइकआउट करो लेकिन लिमिटेड में करो, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था भाई साहब बिल्कुल बाइकआउट कर दो और स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करो, ओके। पैन इंडिया जैसे कि लिखा हुआ है। 1906 में देयर इज अ टसल बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट कलकत्ता सेशन में, जिसका प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी, याद रखना। मैंने बताया था ना कल, दादा भाई नौरोजी ने लड़ाई करवाई। लेकिन स्प्लिट कब हुए, अलग अलग कब हुए, डाइवोर्स कब हुआ इनका, तलाक कब हुआ? सूरत में, सूरत स्प्लिट, याद रखना, सूरत सेशन, सूरत स्प्लिट है तो सूरत में हुआ होगा सेशन, है ना। बट ऑब्वियस 1907 में। इसके प्रेसिडेंट जरूर याद रखना सर, ये स्पेशल कुछ सेशन है, इनके प्रेसिडेंट जरूर पता होने चाहिए आपको। रास बिहारी बोस थे, याद रखना, रास बिहारी बोस, ठीक है। मॉडरेट्स तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे थे, जैसे कि लिखा हुआ है मॉडरेट्स हाइफन आईएनसी और एक्सट्रीमिस्ट हाइफन एक्सपेल फ्रॉम इट, उनको निकाल दिया गया था, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है मॉडरेट्स रिजेक्ट द रेजोल्यूशन ऑन बाइकआउट स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन। याद रखना, बच्चों को ना सिर्फ बाइकआउट और स्वदेशी याद रहता है, नेशनल एजुकेशन नहीं याद रहता, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट अपोज करते थे इस चीज को कि यार नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ओके। 1909 में मॉडल रिफॉर्म आया, उससे पहले 1908 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अमृतसर सेशन। 1909 में ही आपका पंजाब हिंदू सभा बनी। देखो 1909 में वो कम्युनल का बीज पड़ गया था ना, तो अलग से सिखों के लिए अलग से आ गई है पंजाब हिंदू सभा बाय आर्य समाज लीडर, जिसमें लाला लाजपत राय थे, लाला लालचंद थे, शादी लाल थे, ओके। हिंदू महासभा, ओके। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। मैंने आपको बताया थे 3 दरबार लगे थे, 1877, 1903, 1911। 77 वाला क्वीन विक्टोरिया को जब टाइटल दिया था केसरी हिंदू के, लिट्टन के टाइम पे लगा था। उसके बाद जो अगले दोनों लगे थे दिल्ली दरबार, जिनको इंपीरियल दरबार भी बोलते हैं, 1903 और 1911 में करजन के टाइम पे बने, ओके। 1911 में इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से क्या कर दी गई थी? दिल्ली। इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को खारिज कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा 2 प्रोविंसेस क्रिएट किए गए, ओके। उसके बाद हमने ये पढ़ा था सर, हाँ वही 1911 में क्या क्या किया, क्या कोई नहीं, ध्यान नहीं गया किसी का, आप लेट होगी, कोई दिक्कत नहीं। 1913 में गदर पार्टी बनाएगी, गदर पार्टी, ठीक है। वहां तारा सिंह ने लिखाना उसके फाउंडर, इसके फाउंडर थे सोहन सिंह बखाना और और को फाउंडर थे लाला हरदयाल, ओके। गदर पार्टी का दूसरा नाम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। हेडक्वार्टर इसका युगांतर आश्रम था। युगांतर आश्रम इंडिया में नहीं है, याद रखना कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है और ये है यूएस में, ओके। इसके जो मेंबर्स थे बेसिकली इमिग्रेंट सिख थे, याद रखना, इमिग्रेंट सिख थे ऑफ यूएस एंड कनाडा। रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी और इसका जो अखबार था उसका नाम था अंग्रेजी राज का दुश्मन। आइडियोलॉजी सेकुलर थी सर, ये जरूर याद रखना। शिप रिटर्न टू इंडिया, पैसेंजर्स का क्लैश हुआ ब्रिटिश पुलिस के साथ, तो गदर पार्टी ने कहा कि भाई हम तो करेंगे वॉर, ठीक है। एंड दे इंस्पायर्ड द थाउजेंड्स ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स टू कम बैक एंड ऑर्गेनाइज आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। बैकग्राउंड ये था कि जो पंजाबीज थे यूएस और कनाडा में, ठीक है, उनको फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, दे फेस द ह्यूमिलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ओके। तो जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ गदर मूवमेंट, ओके। कॉजेज ऑफ फेलियर, गदर पार्टी फेल होने का क्या रीजन था? एक तो कैपेबल लीडर नहीं था इनमें, सीक्रेट कोई प्लान नहीं था, ठीक है, बात खबर फैल जाती थी, पैसे भी नहीं थे, वेपन भी नहीं थे, मॉडर्न वेपन्स, ठीक है। और गवर्नमेंट का आपको पता ही है एफिशिएंट स्पाइनेज सिस्टम, गवर्नमेंट के पास भाई साहब अपने एजेंट वगैरह थे जो इनकी इस तरह की गतिविधियों की खबर निकाल लेते थे, ओके। उसके बाद सर देखिए सर, अब आती है बारी 1914 की। 1914 से 1918 हुआ सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 2 टीम थी, पहली टीम का नाम एलाइज, दूसरी टीम का नाम सेंट्रल पावर, ठीक है। पहली टीम में थे आपके ब्रिटिश एम्पायर, फ्रांस और रशिया, ठीक है। और दूसरी टीम में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था? इंडियंस ने हेल्प की थी इंग्लैंड को, ठीक है। इमरजेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग इंडियंस, भाई साहब इंडियंस को लगा कि अरे यार ये तो हमारी हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है, हमारी फौज की हेल्प मांग रहे हैं, तो उनकी भी एक तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि
अभी सपोज करो कि मैं आपको कुछ काम कहूँ, टीचर आपको कुछ काम कहे कि अरे सपोज किसी को भी मैं काम कहूँ कि अरे यार आपने ना ये करना है, मेरा काम करना है, तो एक थोड़ी सी अंदर ही अपने आप आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगी, अरे हाँ यार सर ने मेरे को काम दिया है भाई, समझ रहे हो? तो वो जब इंडियंस को ऐसा बोला गया, ठीक है, कि आपको युद्ध में हमारा साथ देना है, तो अंदर उनके एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आई कि हाँ यार हम लोग भी कुछ हैं, हमारी भी कोई इज्जत है, ठीक है। तो विच लेड टू द इमरजेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग इंडियंस, ठीक है। और क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है। लखनऊ पैक्ट क्या था वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, नीचे है अभी आपको बताते हैं। 1914 और 18 के बीच में हुआ है लखनऊ पैक्ट, ठीक है। 1915 में क्या लिखा हुआ है, हाँ, 1915 में बनी हिंदू महासभा। आरएसएस है ना, आरएसएस, आरएसएस के ये आरएसएस ही बनी थी बाद में। एचएमएस यानी हिंदू महासभा ही आरएसएस बनी थी। आरएसएस पता है सभी को, राष्ट्रीय समाज सेवक संघ, ये जिसमें से मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी ये सब निकले हैं, ठीक है, पता है ना। तो उसका जो बीज है 1915 में बोया गया था, याद रखना, ठीक है। फाउंडर कौन थे इसके, एमक्यू बोले तो मदन मोहन मालवीय, ओके। पहला सेशन कहाँ था, हरिद्वार, ठीक है। हिंदू महासभा, हिंदू हिंदू लोग ज्यादातर कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं ना पाप धोने, हरिद्वार गंगा मैया पाप धोने, पता है सभी को, ठीक है। तो याद रहेगा, सिंपल, रटने की जरूरत ही नहीं है कि पहला सेशन कहाँ हुआ होगा। तो हिंदू महासभा 1915, फाउंडर एमक्यू दैट इज मदन मोहन मालवीय। इनका लिंक जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, लिंक विद आरएसएस 1925, ठीक है। 1925 में आरएसएस बन गई थी, ठीक है। इसका सेशन नागपुर में हुआ था पहला, ठीक है, याद रखना। ये इंटरलिंक हो गई थी बाद में हिंदू महासभा आरएसएस, ठीक है। दे प्रोपेगेट द हिंदू राष्ट्र, वही आरएसएस का शुरू से ही है प्रोपेगेंडा, हिंदू राष्ट्र। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम गांधी जीज राम राज्य। देखो गांधी जी का राम राज्य अलग कंसेप्ट था, लेकिन इनका थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं यार उसको, कट्टर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलते हैं यार, कहते हैं ना ये बंदा बड़ा कट्टर है, वर्ड याद नहीं आ रहा यार मेरे को, क्या बोलते हैं कट्टर को, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स। तो ये लोग थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। अ, हमारे टीचर समझाते हैं, मतलब हमारे गुरु समझाते हैं कि ऑर्थोडॉक्स मत बनो यार कभी भी, कि आप कट्टर हो कि यार मैं तो पक्का मुसलमान हूँ, मैं पक्का हिंदू हूँ, मैं पक्का क्रिश्चियन हूँ, मैं किसी की इज्जत ही नहीं करता। कहीं होते हैं ना कि अरे यार ये सारे बेकार हैं, बाकी धर्म बेकार हैं, ये है मेरा धर्म ऊपर है। तो ऑर्थोडॉक्स जो बंदा बन गया ना, तो उसके दिमाग की जो एक्सपेंशन है वो रुक जाएगी, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। वहीं गांधी जी ने वही चीज पकड़ ली कि गांधी जी ने कहा कि अरे यार ये तो भाई साहब कम्युनलिज्म फैला रहे हैं। अगर सपोज करो आप कहीं जाके प्रीच कुछ भी बोल रहे हो कि अरे यार मैं तो हिंदू हूँ, और हिंदू अपनी तारीफ कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप दूसरे की जब बुराई करनी शुरू करने लग जाते हो ना, तो उसको कहते हैं कम्युनलिज्म। सिंपल सी बात है, आप अच्छे हो, ठीक है, आप अपनी तारीफ कर रहे हो वो बात अच्छी है, लेकिन किसी की बुराई भी मत करो, है ना, सही बात है ना। तो लेकिन गांधी जी का जो राम राज्य का कंसेप्ट था, राम राज्य का कंसेप्ट ये था कि सभी धर्म एक ही बराबर है, सभी को साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, काइंड ऑफ, ओके। तो ये याद रखना सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप इंटरलिंक कर सकते हो इसकी मोदी जी के कंसेप्ट के साथ, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो पहला सेशन हिंदू महासभा 1915 हरिद्वार, फाउंडर मदन मोहन मालवीय, लिंक विद आरएसएस 1925, propagate the Hindu राष्ट्र which is totally different from the गांधी जी राम राज्य, ओके। 1915 से 1916 के बीच में बनाएगी होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग दो बंदों के अंडर बनी थी, याद रखना, जनरली बच्चों को एनी बेसेंट पता होता है, लेकिन तिलक के अंदर भी बनी थी, ठीक है। एक तिलक के अंदर बनी थी और दूसरी बनी थी एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखना सर। एंड होम रूल लीग is a result of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एजिटेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एजिटेशन का ही रिजल्ट था होम रूल लीग की। भाई साहब अब तो हमें भी होम पे रूल करना है, अपने घर पे रूल करना है। हमारा घर क्या है, इंडिया, इंडिया पे हमें रूल करना है, हमें हमारे बंदों को रूल करना है। आप रूल ही नहीं करने दे रहे, अब बाहर से आके हम पे रूल कर रहे हो, ठीक है ना, तो हमें ही रूल करना है इस पे। तो 1915 1916 में क्या बनी आपकी होम रूल लीग, ठीक है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एजिटेशन।
दो बंदों के अंदर बनी, एक तो तिलक के अंदर और दूसरी तरफ थे एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखना सर। तो जैसे कि लिखा हुआ दे वर्कड इन कोऑपरेशन, यहाँ लिखा हुआ दे वर्कड इन कोऑपरेशन, ठीक है। एंड व्हाट दे डिमांड इज, सॉरी, दे डिमांड होम रूल, कि भाई साहब हमें रूल करने तो, सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया आफ्टर वॉर, कि भाई साहब ऐसा है ये लड़ाई वड़ाई ठीक है खत्म कर लो, उसके बाद हम लोग अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि तिलक ने, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये स्लोगन आया हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ HR इज इक्वल टू बर्थ राइट, यानी होम रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, सुना भी होगा आपने स्लोगन ये बचपन में या कभी कहीं, ठीक है। तो तिलक का ये स्लोगन था होम रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ओके। 1916 में हुआ सर लखनऊ पैक्ट, ठीक है। लखनऊ पैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि लखनऊ पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट थे, तो आपसे ऐसे पूछेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या क्या चीजें हुई थी। एक तो हिंदू महासभा बनी थी, याद रखना सर, होम रूल लीग बनी थी दो, और तीसरा सर लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था सर, लखनऊ पैक्ट के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, एक तो पहले ये पता होना चाहिए, तिलक के टाइम पे तिलक, ठीक है। लखनऊ पैक्ट में हुआ क्या था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट और इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। उस टाइम मुस्लिम लीग को कौन रूल कर रहा था, लीड कर रहा था जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, नाम सुना होगा। ये दोनों, जैसे कि लिखा हुआ है, दोनों both have common political demands and they want the political reforms based on separate electorate and self government, याद रखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या था सर, देखो अभी मैंने बताया कि क्या ड्रॉबैक था, कोई बताएगा ड्रॉबैक क्या था, क्या ड्रॉबैक नहीं, बिना उसको देखे आप खुद, अभी देखो मैंने अभी बताया आपको कि दोनों का पैक्ट हो गया, समझौता हो गया, लेकिन किस शर्त पे हुआ कि हम लोगों ने दो चीजें, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो गए, लेकिन दो चीजों पे, सेपरेट इलेक्टोरेट और सेल्फ गवर्नमेंट। कौन सी चीज खराब हुई यहाँ पे लखनऊ पैक्ट में, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो सोचो। समझौता हो गया लेकिन एक चीज गड़बड़ी होगी, सेपरेट इलेक्टोरेट, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड हरमन, सेपरेट इलेक्टोरेट ना, सेपरेट इलेक्टोरेट समझ गए ना, भाई हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुसलमान मुसलमान को देगा, सिख सिख को देगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन को ही देगा सिर्फ, तो ये गलत चीज होगी। तो जैसे कि लिखा हुआ है ड्रॉबैक क्या था, दे एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट, तो कई बार प्रीलिम्स में आ जाता है कि लखनऊ पैक्ट के ड्रॉबैक्स क्या थे। तो पहला ड्रॉबैक, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक कि सेपरेट इलेक्टोरेट सर, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड आइडिया इज टू ब्रिंगिंग, लेकिन इसके पीछे ये कहते हैं कि आइडिया ये था कि चलो इसी बहाने हिंदू और मुस्लिम जो सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटीज हैं वो तो आ जाएंगे, लेकिन देयरफॉर लखनऊ पैक्ट इज अ कम्युनलिज्म। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लखनऊ पैक्ट ने क्या कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया, यस सर बिल्कुल बढ़ावा दिया, ठीक है। दो, उनका जो मोटिव था वो ये था कि हिंदू मुस्लिम को हमें एक साथ करना है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक साथ आए, लेकिन उसका फ्लॉ क्या था कि दे डिमांडेड, दे एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, कि हाँ यार सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक है, कि आप अपने अलग रहो और हम लोग अपना अलग रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा गोल एक ही है, सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है सर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट पता चला सर, एक तो हिंदू महासभा बनी, होम रूल लीग तिलक के अंडर और एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर के अंदर, और तीसरी क्या चीज है, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, 1916 पे पहुंच चुके हैं। ये यार ये ना पेज मैंने दो चार बार खींचने की कोशिश की, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है, विजिबल है, तो मैं रीड आउट करूं, सभी को विजिबल है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, जो नहीं दिखेगा वो मैं करता हूँ थोड़ा सा जूम यार, यहाँ कहाँ से होता है जूम, मैं देखता हूँ एक बारी, हाँ हो गया यार, हो गया, हो गया, हो गया। चलो, अब पंजाब और कनाडा का पास्ट रिलेशन बता देता हूँ। कनाडा जाने के लिए बड़े सारे लोग के अंदर
स्पेशली पंजाब में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो पंजाब और कनाडा का जो पास्ट रिलेशन है बता देता हूँ, शायद इसके बाद तुम लोग ना जाओ। चलो, एक गुरदीत सिंह नाम का बंदा था, सरदार जी थे गुरदीत सिंह नाम के। ही इज़ द सन ऑफ स्मॉल फार्मर, ठीक है? एक छोटे से किसान का बेटा था गुरदीत सिंह, ठीक है? ये बंदा मलेशिया गया, वहाँ पे ये स्मॉल टाइम कॉन्ट्रैक्टर था बेसिकली, ठीक है? तो गुरदीप सिंह और उसके फादर साहब ने एक कंपनी खोली, स्टीमशिप कंपनी, ठीक है? जहाज की कंपनी खोली, स्टीमशिप कंपनी, एंड दे लीज्ड द, एक सेकंड, एंड दे लीज द जापानीज स्टीमशिप जिसका नाम था कोमागाटा मारू, ठीक है? कोमागाटा मारू नाम की एक जहाज था, ठीक है? उन्होंने लीज पे ले लिया। लीज पे समझते हो? लीज पे समझते हो सभी लोग? फ्लैट वगैरह लेते हैं लीज पे, लीज समझते हो ना? हाँ, ठीक है। तो गुरदीप सिंह और उसके फादर साहब ने एक कंपनी खोल ली, स्टीमशिप की कंपनी, और उन्होंने लीज पे जापान का जहाज ले लिया जिसका नाम था कोमागाटा मारू। ध्यान से सुनना, ठीक है? कई बार ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि कोमागाटा मारू क्या है? शहर का नाम है, क्या है? कोमागाटा मारू जहाज का नाम है, याद रख लेना, ठीक है? तो हुआ क्या सर, कनाडा गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया जिस कानून का नाम था कॉन्टिन्यूअस पैसेज एक्ट, ठीक है? हिंदी में पहले आपको समझा देता हूँ कॉन्टिन्यूअस पैसेज एक्ट के अंदर था क्या, निचोड़ गया था। इस एक्ट में ये था कि भाई साहब हमारे कनाडा में अगर आपको आना है ना, तो डायरेक्ट आना है, बिना किसी स्टॉपेज पे रुके, बिना किसी स्टॉपेज पे रुके। तो आपको मैं जरा इसका मैप दिखा देता हूँ। देखो, इंडिया से कनाडा आपको जाना है ना, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो आपको रास्ते में रुकना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं पोर्ट्स वगैरह पे रुकना ही पड़ेगा, ठीक है ना? कंटिन्यूअस पैसेज नहीं कर सकते। तो कनाडा का जो कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट था जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने पास किया था, उसमें ये मेंशन था कि भाई साहब हमारे यहाँ आपने आना है तो बिना रुके आना है, यानी कंटिन्यूटी में आना है बिना रुके, ओके? जैसे कि लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट मींस ट्रैवल नॉन स्टॉप टू देयर कंट्री, ठीक है? दैट इज प्रोहिबिट इमिग्रेंट दैट डिड नॉट कम टू कनाडा बाय कंटिन्यूअस जर्नी फ्रॉम देयर नेटिव कंट्री, ठीक है? एम क्या था बेसिकली, टू स्टॉप द ब्राउन इन्वेजन फ्रॉम एशिया स्पेशली फ्रॉम इंडिया, कि ये जो इंडिया के लोग हैं वहाँ ना आए, ज्यादा ब्राउन इन्वेजन ना हो, ठीक है? तो मेरे को लग रहा है उसके बाद से लग रहा है सारों ने ना, पंजाब वालों ने कसम खा ली थी कि भाई साहब अब तो कनाडा को ही पंजाब बना देंगे, ठीक है? तो याद रखना कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट, ओके? तो जो कोई भी अब बात करे ना कनाडा जाने की, तो उसको कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट बता देना, ठीक है? तो हुआ क्या सर, जब ये कानून पास किया गया तो कोमागाटा मारू जो जहाज था उसको इसलिए तैयार किया गया टू सरकमवेंट दिस लॉ, ठीक है? इस कानून को ब्रेक करने के लिए। तो 240 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू, ठीक है? ये सारे एक जहाज में बैठ गए कोमागाटा मारू में, और ये वैंकूवर पहुंचे, ठीक है? तो कनाडा की अथॉरिटी ने उनको मना कर दिया कि भाई साहब आप यहाँ पे नहीं आ सकते, जैसे कि लिखा हो कनाडा अथॉरिटी रिफ्यूज टू अलो देम। तो गुरदीप सिंह यानी जीएस बोले तो गुरदीप सिंह है, कहीं जनरल स्टडीज ना पढ़ लेना, ओके? तो गुरदीप सिंह ने कहा कि ओके, एक काम करता हूँ मैं आपके ड्यूज क्लियर कर देता हूँ, जो भी कर आपको चाय पानी लेना है तो ये पैसे वैसे लो। तो कनाडा की अथॉरिटी ने कहा नो बेटा, दफा हो जाओ, क्योंकि हमारा एम क्या था, टू स्टॉप द ब्राउन इन्वेजन फ्रॉम एशिया स्पेशली फ्रॉम द इंडिया। तो सिर्फ 24 लोगों को एडमिट किया था, ठीक है? जो भी रीजन रहा होगा, हमें इतनी डीप नहीं जाना, ठीक है? एंड द रिमेनिंग एक्सपेल एंड दे रीच द हुगली। हुगली पता है आपको? हुगली पता कहाँ पे है? हुगली में एक जो हार्बर है यानी पोर्ट है, उसका नाम था बजबज, BUDG, बज बज हार्बर, ओके? तो बजबज राइट भी बोलते हैं इसको, ठीक है? हुआ क्या सर, जब वो वहां से आए, वैंकूवर से वापस आ रहा था ना वो जहाज, तो वो जब कोलकाता के यहाँ पे पहुंचे थे, कोलकाता के पोर्ट पे पहुंचे थे, ठीक है? तो वहां पे ब्रिटिशर सी देम एज रिबेल। अंग्रेजों को लगा कि अरे यार ये तो रिबेल है, ठीक है? ये तो बागी लोग हैं, ठीक है? तो सिखों ने क्या किया, सिख हर्डेड इन ट्रेन्स एंड फोर्स टू गेट बैक टू पावर, ठीक है? तो पुलिस ने क्या किया, ओपन फायर कर दी उनके ऊपर, और 18 सरदार, सॉरी 18 शायद 78 है, ठीक है? तो वो मारे गए 1919 में, याद रखना।
तो 1919 में इसी को ही क्या बोलते हैं, बजबज राइट बोलते हैं। ठीक है, बजबज राइट हुआ कैसे सर? जब सिख लोग आए ना वहां से, वैंकूवर से, जब जहाज उन्होंने, कनाडा वालों ने मना कर दिया कि भाई साहब आपकी एंट्री नहीं होगी, तो वो दोबारा कलकत्ता पहुंचे। जैसे ही वो बजबज हार्बर पे पहुंचे, तो वहाँ क्या कहते हैं, ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश पुलिस अथॉरिटी थी, ठीक है। उनको लगा कि अरे यार ये तो रिबेल हैं, ये तो बागी लोग हैं, ठीक है, इनको भगा देते हैं। तो सारे सरदारों को इकट्ठे, मतलब उनको ट्रेन में भेज रहे थे, लेकिन सरदारों को लगा कि अरे हमने तो वॉर करना है, ठीक है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में वहां पे फायरिंग शुरू होगी, और जब फायरिंग शुरू होगी तो उसको क्या बोला गया, बज बज राइट। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये था पंजाब और कनाडा का रिलेशन। अब सर आती है भाई की एंट्री, तो दिल थाम के बैठिए सर। मैन ऑफ हिज वर्ड्स। हेटर बोलेंगे कि ये फोटोशॉप है, ये असली बॉडी है सर, देख सकते हो सर। सिक्स पैक एब्स, नो हेयर ऑन द चेस्ट, स्पाइक्स हेयर। भाई की एंट्री सर, ताड़ियां बजनी चाहिए, विसल बजनी चाहिए। क्लास में होता तो मैं सीटियां मारता, लेकिन अभी फोटोशॉप नहीं है, अरे वो लिखा हुआ है ना। तो भाई की एंट्री हो गई है सर, अब धमाका होने वाला है, तो ध्यान देंगे सर, ध्यान से। भाई ने आते सर क्या क्या तूफान किया। भाई के कुछ स्लोगन पढ़ लेते हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, वो बोलेगी मेरा बाबू कैसा है। भाई का फेवरेट स्लोगन, पेपर में ना लिखाना भाई। कई बच्चे ना इतने भोले होते हैं ना, सही में लिख रहे होते हैं, अच्छा गांधी जी ने ये भी बोला था क्या, अच्छा मुझे पता ही नहीं। गांधी जी तो बड़े मजाकिया किस्म के थे। मम्मी तो कह रही थी शरीफ लौंडा है। ठीक है, तो जस्ट फॉर द फन सेक, ठीक है ना। कहीं वहां कह रहे हो, कल को पूछ रहे हो रेनू मैम, अरे हिस्ट्री में क्या चल रहा है सर, वो कल रात को, मैम वो कल रात को दीपांशु सर कह रहे थे, वो गांधी जी ऐसे कह रहे हैं, जब तक तुम्हारे पास पैसा है, वो कहेगी मेरा बाबू कैसा है। ठीक है। तो इस तरह की, हाँ, कई स्टूडेंट्स इंटरव्यू में बोल देंगे। तो एनीवेज, तो अभी हमारा आखिरी पड़ाव शुरू हो चुका है सर, गांधीयन एरा सर, 1915 टू 1947। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए। दैट्स व्हाई 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है इंडिया में, जल्दी से बताइए। एनआरआई डे, और जिसको हम बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, याद रखना सभी ने, प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, जो बाहर गए होते हैं प्रवासी बोलते हैं। ओके। 1960 में ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। याद रखना है आपने। अ, यार ये साइड से लगता है पिक्चर क्लिक नहीं हुई प्रॉपर, चलो एनीवेज। 1917 में तो गांधी जी ने आते सार 3 सबसे पहले मास्टर स्ट्रोक खेले। वो कौन से थे, एक एक करके पढ़ेंगे। 1917 में हुई सर सबसे पहले चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट क्या थी, ब्रिटिशर्स जो थे, वो जो प्लांटर्स थे, ठीक है, वो प्लांटर्स को क्या बोलते थे, कि 3/20 लैंड पे अपनी, ठीक है, यानी 20वें के तीसरे हिस्से पे आप इंडिगो प्लांटेशन करोगे और कंपलसरी करोगे। ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो पता है यूज होती है डाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, 3 काठिया सिस्टम। 3 काठिया, तीन, ये 3 काठिया, 3/20 ऑफ द लैंड। ठीक है, 3/20 ऑफ द लैंड पे इंडिगो प्लांटेशन कंपलसरी है। इसी को क्या बोलते हैं, 3 काठिया सिस्टम। कई बार पूछा गया प्रीलिम्स में। ठीक है, 3 काठिया सिस्टम क्या, 3/20 लैंड के ऊपर इंडिगो प्लांटेशन कंपलसरी करने को 3 काठिया सिस्टम कहते हैं। तो हुआ क्या सर, जो ये गांधी जी का टेस्ट लिया गया था, किसने लिया था, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ला ने। ओके, राजकुमार शुक्ला। तो सॉरी, हाँ, ब्रिटिश ने क्या उस टाइम फिर क्या बिठाई, इंडिगो कमीशन बिठाई। और 1917 में क्या पास हुआ, इंडिगो एक्ट, और जिसको ब्लू एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चंपारण मूवमेंट का रिजल्ट है ये, तो याद रखेंगे। सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक कौन सा खेला गांधी जी ने, चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट में क्या था, अंग्रेज जो थे, वो जो प्लांटर्स थे, उनको ये बोलते थे कि भाई साहब आपको 20 अपनी जमीन के 20वें हिस्से के तीसरे भाग में
आपको इंडिगो प्लांटेशन करनी है कंपलसरी। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या बिठाई, ब्रिटिशर ने कमीशन बिठाई जिसका नाम था इंडिगो कमीशन 1917 में, और फिर एक कानून पास किया इंडिगो एक्ट और ब्लू एक्ट, ठीक है। और ये गांधी जी का टेस्ट किसने लिया था, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है। फिर 1917-18 में हुई सर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। जिसमें जो वर्कर्स थे, इसका मुद्दा बेसिकली था क्या, जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो तनख्वाह है, जो वेज है, वो इंक्रीज होनी चाहिए 50% और ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, प्लस प्लेग बोनस, ठीक है। यानी कि जो महामारी उस टाइम थी, महामारी के कारण जो काम नहीं हुआ था, ठीक है, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे भी कई वर्कर वगैरह वेले बैठे हैं, तो उस टाइम भी प्लेग जो महामारी फैली थी, ठीक है, तो उसके दौरान उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें इसका बोनस मिलना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी वही है सर, गांधी जी जो सिक्स पैक एब्स है, तो गांधी जी ने 5 दिन क्या रखा, फास्ट, भूखे प्यासे रहे, एब्स और ज्यादा शार्प हो गए, ठीक है। साथ में उनके वर्कर्स ने भी रखा। तो मिल ओनर ने कहा कि ठीक है बेटा, 50% नहीं, हम लोग 35% आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, ठीक है। ये इसका रिजल्ट था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का, ठीक है। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद तीसरा मास्टर स्ट्रोक था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या था, जो अंग्रेज थे उन्होंने पीजेंट्स को क्या बोलते थे, इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ क्यों। जो ब्रिटिशर्स थे वो पीजेंट्स को यानी किसानों को वहां पे क्या बोलते थे कि यू हैव टू पे द लैंड टैक्स एट एनी कॉस्ट, ठीक है, वेदर फेमाइन और ड्रॉट, चाहे सूखा पड़े चाहे भूखमरी फैले, आपको भाई साहब लगान देना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई साहब ये रहने दो, ठीक है। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा ओके, बट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, ये चीज याद रखना कि सिर्फ इसी साल के लिए, ये चीज ध्यान रखना। गांधी जी ने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक यहाँ की थी ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देन खेड़ा सत्याग्रह। एक सेकेंड, हाँ, पहले इसमें की ना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, ठीक है। तो चंपारण मूवमेंट, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, देन खेड़ा सत्याग्रह, ओके। उसके बाद सर, अरे यार मेरे से काम गलत हो गया, ये पिक्चर आधी क्लिक हुई है, इधर की क्लिक हुई है, इधर की साइड की क्लिक नहीं हुई। ओहो, सेकंड यार। हम्म, ये, अरे नहीं नहीं पिक्चर नहीं यार, ये एक्चुअली इधर हो जाएगा, सॉरी। अच्छा जूम किया हुआ है ना, एक सेकंड यार, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। जी बोलिए मोनिका जी, बोलिए, यू वांट टू से समथिंग। सर जी पावर कैप्सूल कोर्स लेक्चर सभी रिकॉर्डेड है। अच्छा आप ये पूछ रहे हैं। हाँ जी मैम, रिकॉर्डेड है और अपलोड हो जाएंगे, जैसा कि बताया गया था लेक्चर की शुरुआत में। लेक्चर की शुरुआत में बताया गया था, मे भी शायद कल हो जाए अपलोड, कल हो जाए, परसों हो जाए, गॉड नोस, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उसके बाद सर 1919 में आया सर, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्च 1919 में, याद रखना, मार्च 1919 में आया सर आपका रोलत एक्ट। रोलत एक्ट क्या है सर, रोलत एक्ट ये है सर, अरेस्ट एनी पर्सन हु इज डूइंग हु, अगर जिसको भी मतलब पाया जाए सस्पिशियस टेररिस्ट एक्टिविटीज करता करता हुआ, ठीक है, और विदाउट ट्रायल, ठीक है, और 2 साल तक के लिए उसको जेल में डाल दिया जाए, जैसे कि लिखा हुआ अरेस्ट एनी पर्सन अप टू 2 इयर्स, ठीक है, 2 साल के लिए जेल में फेंक देंगे, ठीक है, अगर कोई भी बंदा संदिग्ध गतिविधि पाता हुआ करता हुआ पाया गया, ठीक है। एंड दिस एक्ट empowered द पुलिस टू सर्च फॉर अ प्लेस विदाउट एनी वारंट, ठीक है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, अभी जैसे किसी बड़े नेता वेता लोग के घर में चले जाते हैं, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि आपके घर की तलाशी लेनी है, तो वो सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि भाई साहब आपके पास वारंट है क्या घर सर्च करने का, है ना। तो इस एक्ट की सबसे खास बात यह है कि यानी बिना वारंट के आपका घर की तलाशी हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस एक्ट की और क्या खास बात थी, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस, ठीक है, यानी जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। तो ठीक है, ये याद रखिए, रोलत एक्ट।
ठीक है, मार्च 1919, ये टाइम जरूर याद रखना, मार्च 1919, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 को जी माने गांधी जी ने क्या की, हड़ताल की भाई साहब। तो उस हड़ताल को क्या बोला गया, रोलत सत्याग्रह। तो दो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे, क्योंकि ये रोलर सत्याग्रह बेसिकली करा क्यों, क्योंकि जो दो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया था इस एक्ट की वजह से, रोलत एक्ट की वजह से। मैंने बताया ना, जो भी व्यक्ति संदिग्ध गतिविधि करता हुआ पाया जाएगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और 2 साल के लिए जेल में फेंक दिया जाएगा। तो इन दो बंदों को पकड़ लिया संदिग्ध गतिविधियों के दौरान की भाई साहब ये कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। कौन, सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू, ठीक है। तो गांधी जी भाई साहब हड़ताल पे बैठ गए, रोलर सत्याग्रह पे, ठीक है। तो 13 अप्रैल यानी बैसाखी वाले दिन 1919 जेबीएन, दैट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। वहां पे हुआ कैसे ये मैसेकर, पीपल गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रोलत सत्याग्रह सॉरी रोलत एक्ट के दौरान ये दो बंदे अरेस्ट हो गए थे, और इन दो बंदों की अरेस्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, प्रोटेस्ट के लिए वो लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, ओके। सिंपल आराम से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसके बाद आपको पता ही है, जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ। जनरल डायर ने हुक्म दे दिया कि भाई साहब जवानों टूट पड़ो, ठीक है। तो हुआ क्या सर, हाँ अच्छा, हाँ एक एक चीज और याद रखनी है, एक चीज और याद रखनी है कि बिफोर जलियांवाला बाग मैसेकर देयर इज अ मार्शल लॉ इन पंजाब, ठीक है। मार्शल लॉ का मतलब ये है कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और जलियांवाला बाग में इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे इनका प्रोटेस्ट करने के लिए, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी का, ठीक है, कि इनको अरेस्ट क्यों किया। तो इसलिए क्या कहते हैं, इन्होंने बाद में ये रीजन बताए थे कि भाई साहब ये इकट्ठे क्यों है, जब मार्शल लॉ लगा हुआ वहां पे, जैसा कि लिखा हुआ है मार्शल लॉ, जिसको मिलिट्री रूल भी बोलते हैं, ओके, इट इज नो वे डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि लिखा भी हुआ है आर्टिकल नंबर 34 में है, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 34 में है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एम क्या बेसिकली, टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन। डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना, मार्शल लॉ डिफाइंड नहीं है। मार्शल लॉ का मतलब वैसे क्या है, मिलिट्री रूल, ठीक है। एम क्या है इसका, टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं चल रहा तो दोबारा से रिस्टोर करना है, ठीक है। ड्यू टू एनी रीजन, रिमेंबर दिस थिंग, आर्टिकल नंबर 34 में है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद हंटर कमीशन भी बिठाई गई थी देखने के लिए कि भाई किसका कसूर है। तो हंटर कमीशन ने इस एक्ट को कंडेम किया था, जैसा कि हर नेता लोग करते हैं कि हाँ यार ये गलत हुआ, लोग इतना नहीं मारे जाने चाहिए थे, बट दे डू नॉट इम्पोज एनी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट डायर, जनरल डायर के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन आपको पता ही होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जनरल डायर वाज लेटर असैसिनेटेड बाय द उधम सिंह इन लंदन इन 1940। उधम सिंह के बारे में पता है आपको, उधम सिंह जिसके मम्मी पापा को मार दिया था जलियांवाला बाग में, और उसके बाद इन्होंने वहां कसम खाई थी कि भाई साहब मैं इसको डायर को मारूंगा। पता है सभी को उधम सिंह के बारे में? आप लोग तो यार पंजाब से हो, पता होगा, पता है ना? ठीक है। मैंने और कहानी लिखी नहीं जलियांवाला बाग के बारे में कि गोलियां मारी वहां इतने लोग बने मरे, ये फिजूल की बात है। मैंने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि मेन मेन चीज बताई है कि इसके बाद क्या हुआ था, हंटर कमीशन, और उससे कुछ टाइम पहले मार्शल लॉ लगा हुआ था, मार्शल लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 34 में, ठीक है। तो ज्यादा कहानी नहीं लिखी, हालांकि आप एनसीईआरटी या फिर बिपिन चंद्रा में देखोगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है जलियांवाला बाग, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुद्दे की बात है वो ये है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो 13 अप्रैल 19, तो इसका रीजन अभी मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे कि रीजन बताओ, जलियांवाला बाग मैसेकर के पीछे जो कहानी क्या थी, क्या चल रही थी, किस लिए, उसका एक असली गुनहगार कौन सा एक्ट है, जल्दी से बताओ, कौन सा एक्ट है जलियांवाला बाग मैसेकर का? रोलत एक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से इंटरलिंकिंग याद रखनी है सर कि इससे पहले क्या चीज हुई थी, इससे पहले क्या चीज हुई थी।
मार्शल लॉ नहीं सर, रूलर एक्ट, रूलर एक्ट, ठीक है ना। हाँ, मार्शल लॉ तो लगाया गया था वैसे कि भाई अपना इकट्ठे ना हो, ठीक है। बेसिकली खड़े किस इकट्ठे क्यों हुए थे? रूरल एक्ट के दौरान जो बंदे दो अरेस्ट हो गए थे, उनके लिए, उनके लिए सहानुभूति जताने के लिए, ठीक है, और रूरल एक्ट को कंडेम करने के लिए बेसिकली, ठीक है। हंटर कमीशन में इसी को बेस बनाया गया था सर, शूटआउट के लिए, मार्शल लॉ को। हाँ हाँ, वही तो, जैसे कि लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे इन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर का जो वो बताया गया इसको कि हाँ यार ये चीज हमने गलत नहीं की, तो इसमें इन्होंने यही कहा कि अरे यार पंजाब में तो हमने पहले ही मार्शल लॉ लगा रखा था, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर क्यों इकट्ठे हुए हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है सर आपने। तो 1919 से 1922 के दौरान आई सर खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इकट्ठी सर। अब ये क्या थी, ये देखिए सर ध्यान से। And that became the ground of Hindu-Muslim unity, which is prepared by Lucknow Pact and Rolat Act. लखनऊ पैक्ट याद है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। लखनऊ पैक्ट ने एक मतलब कह सकते हो आप एक ग्राउंड बनाया, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, ठीक है। और रोलत एक्ट ने भी कैसे बनाया अभी आपको बताया जाएगा। पहली बात तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। खिलाफत मूवमेंट क्या थी? खिलाफत सर, खिलाफत मींस कैलिफेट, ठीक है, खलीफा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। होता क्या था, दैट इज द टाइटल ऑफ खलीफा। खलीफा का टाइटल या कैलिफ का टाइटल दिया जाता था कहाँ पे? टर्की में, ओटोमन एम्पायर में, ठीक है, खलीफा का टाइटल, ठीक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 जो ओटोमन एम्पायर था यानी कि टर्की, उसने जो युद्ध था वो ज्वाइन किया था फेवर ऑफ जर्मनी, ठीक है। हिटलर की टीम में था ये ओटोमन एम्पायर यानी टर्की, ठीक है। दो टीम थी, अलाइज और सेंट्रल पावर, ठीक है। टीम ए और टीम बी, ठीक है। टीम ए में थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान, यूएस, ठीक है। और बी टीम में यानी सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन एम्पायर, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ए टीम जीत गई थी तो बी टीम हार गई थी, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो टीम हार जाती है तो उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, अपने पीछे कई सारे युद्ध पड़े हैं, ट्रीटीज होती हैं, ठीक है। तो ओटोमन एम्पायर जो कि था हारने वाली टीम में था, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब ये सेंट्रल पावर हार गई, ठीक है, जब ये डिफीट होगी तो उसके बाद क्या हुआ, इस्तांबुल अकॉर्ड हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, इस्तांबुल अकॉर्ड, याद रखना पेपर में आ सकता है प्रीलिम्स में। तो हुआ क्या, जो टर्की की टेरिटरीज थी, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया गया कि भाई थोड़ी थोड़ी सारे ले लो, फ्रांस को दे दी, ग्रीस को दे दी, ब्रिटेन को दे दी, ठीक है। और टर्की की आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सी टेरिटरीज को डिवाइड किया गया, ये तीन, थ्रेस, समाना एंड एनेटोलिया। थ्रेस, समाना एंड एनेटोलिया, इन तीन टेरिटरीज को टर्की की डिवाइड कर दिया गया, इसके बीच में फ्रांस, ग्रीस और ब्रिटेन, ठीक है। तो हुआ क्या सर, इंडिया में जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनका सर काफी ज्यादा डिवोशन था खलीफा को लेके, कैलिफेट के टाइटल को लेके। मतलब एक होता है ना यार कि हाँ यार वही मानते हैं, उनको मानते हैं हम लोग अपना सब कुछ, ठीक है। तो देयर सपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर में जो सपोर्ट दी थी उसकी यही कंडीशन थी, पहला कि हमारे जो होली प्लेसेस हैं यानी जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं टर्की में, भाई साहब उसकी प्रोटेक्शन चाहिए। बेशक आप लड़ रहे हो लेकिन उसकी प्रोटेक्शन रहनी चाहिए। और दूसरा, टर्की विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स टेरिटरीज। भाई साहब टर्की की टेरिटरीज को नहीं आपने कुछ हाथ लगाना, क्योंकि वहां हमारे खलीफा जी हैं। समझे मेरी बात? इतना समझ में आया तभी मैं आगे चलूं। इतना समझ में आया, खलीफा का टाइटल समझ में आया, टर्की इधर से हार गया, फिर वो है। चले आगे, देखो सर, ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट फुलफिल द बोथ प्रोमिसेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोनों प्रॉमिस तोड़ दिए, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ होली प्लेसेस ऑफ टर्की, ये टेरिटरीज भी ले ली और टर्की पे हमला वमला भी कर दिया, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट फुलफिल द बोथ प्रोमिसेस इज इक्वल टू बिट्रायल। तो ये क्या हो गया सर, धोखा हो गया। तो भाई साहब
गांधी जी को मौका मिल गया हिंदू मुसलमानों को अलग कर, सॉरी अलग कह रहा हूँ, एक करने का, ठीक है। तो इसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ, जैसा कि एरो डाला हुआ है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक खिलाफत कमीशन बनी, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, और एक हुई सर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। तीन तीन रिजल्ट हुए इसके, ठीक है। ये बिट्रायल के बाद तीन रिजल्ट हुए। पहला, जो खिलाफत कमीशन बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, याद रखना सर, खिलाफत मूवमेंट है, खलीफा क्या कहते हैं अपना, खलीफा के टाइटल को जब रिस्क आया, जब उसकी टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया गया फ्रांस, ग्रीस और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है, तो खिलाफत कमीशन बैठाएगी। तो जाहिर सी बात है अंदर मुसलमानों के अंडर ही बनाई होगी, जाहिर सी बात है अली ब्रदर्स के अंदर, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। और इसके अंदर कौन कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हाकिम अजमल खान और हजरत मोहानी। सर इनके नाम जरूर याद रख लेना सर, ठीक है। एट एनी हाउ, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, ये जरूर पूछ लेगा आपसे, दिल्ली में हुई नवंबर 1919 में, नवंबर 1919 में, ठीक है। ये सीक्वेंस जरूर याद रखिए सर, ये आपको मैंने छोटा सा बताया था ना, देखो यहाँ से जरूर याद रखना है। मार्च 1919 में रोलत एक्ट आया, अप्रैल 6 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। 1919 चल रहा है अभी, ठीक है। 1919 से 1922 के बीच में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, खलीफा का कैलिफेट का टाइटल था, ओके। वर्ल्ड वॉर वन में दो टीम थी, टीम में अलाइज, टीम बी सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में आपका ओटोमन एम्पायर इनके साथ ज्वाइन हो गया था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, एंड दे डिफीट ये दे डिफीटेड एंड दे साइन द इस्तांबुल अकॉर्ड। और जिससे क्या हुआ, टर्की की जो टेरिटरीज थी, दे इट डिवाइडेड अमंग फ्रांस, ग्रीस और ब्रिटेन, ठीक है। और कौन सी टेरिटरीज थी, थ्रेस, समाना और एनेटोलिया, ठीक है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो इंडियन मुस्लिम्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो साथ दिया था, यही कह के दिया था कि भाई साहब हमारी जो एक तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए होली प्लेसेस की टर्की के, और दूसरा टर्की विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट टेरिटरी। लेकिन ये दोनों प्रॉमिस तोड़ दिए, दैट इज बिट्रायल, ठीक है। एंड दैट लेड टू द खिलाफत कमीशन, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। तो दिल्ली में नवंबर 1919 चल रहा है अभी, नवंबर 1919 में दे डिसाइडेड टू विथड्रॉ ऑल कोऑपरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट इफ देयर डिमांड्स नॉट मेट। उन्होंने कहा कि भाई सब सारी जो कोऑपरेशन है ना, हम तो हटा लेंगे अगर हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया, ठीक है। और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई कब, फिर जून 1920 में, कहां पे, इलाहाबाद में। एंड उन्होंने कहा कि यार ये तो मान नहीं रहे, सो दैट्स व्हाई दे अप्रूव द प्रोग्राम ऑफ बाइकआउट। जितनी भी पार्टीज थी सारों को बुला लिया, और सर एसी बंद कर दें, ठंड होगी। तो दे अप्रूव द प्रोग्राम ऑफ बाइकआउट, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ सितंबर 1920 में, कहां पे, कलकत्ता में, याद रखिए सर। किसके अंडर हुआ, एलएलपी बोले तो लाला लाजपत राय, ठीक है। एंड दे सपोर्ट द गांधीज प्लान फॉर नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी ने भाई सब नया वर्ड इजाद कर दिया, एनसीएम। बोले एनसीएम क्या है, बोले नॉन कोऑपरेशन, ओके। तो वो कहते हैं कि नॉन कोऑपरेट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, कब तक, टिल द पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स वर रिमूव्ड। हिंदू मुस्लिम एक कर दिया ना, पंजाब में हिंदू वगैरह लोग थे, ठीक है, और खिलाफत का क्वेश्चन मुसलमानों का था। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ है, जो काम खराब हुआ है, अगर जब तक इनके गुनाहगारों को, कल्प्रिट को सजा ना मिल जाए, और जब तक ये खिलाफत वाला क्वेश्चन ना सही हो जाए, ये जो गड़बड़ी करी है इन्होंने, जब तक ना सही हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सर देखो कहानी कहां से शुरू हुई थी, रोलत एक्ट से, समझ रहे हो। रोलत एक्ट के दौरान, रोलत एक्ट में ये कहा गया था कि कोई भी बंदा संदिग्ध गतिविधि करता हुआ पाया गया तो उसको हम अरेस्ट कर लेंगे, जिसके कारण दो बंदे अरेस्ट हुए, सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू। सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू जब अरेस्ट हो गए थे तो उनके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, ठीक है। और जहां पे गोलियां चलाई गई, ठीक है, कुछ बंदे मर गए, उसके बाद हंटर कमीशन बिठाई, ये वो, ठीक है। उसके बाद 1919 में इन्होंने कहा कि हम लोग, एक गांधी जी ने कहा कि एक काम करते हैं, खिलाफत वाला मुद्दा उठा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि खलीफा का जो टाइटल था वो खतरे में था, क्योंकि जो टेरिटरीज हैं टर्की की, उनको डिवाइड कर दिया गया था फ्रांस, ग्रीस और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है।
तो उन्होंने गांधी जी को लगा कि अभी मौका बढ़िया है कि अभी हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ। स्पेशल देखो, उसमें कुछ स्पेशल डिसीजन लिया गया, और वो स्पेशल डिसीजन क्या था, कलकत्ता में लिया गया अंडर द लाला लाजपत राय। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ स्पेशल सेशन है, इनके आपको प्रेसिडेंट याद रखने हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन से सेशन में पास हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एक तो सितंबर 1920 और दूसरा कलकत्ता सेशन, और किसके अंडर है, लाला लाजपत राय के अंदर। एंड दे सपोर्ट द गांधीज प्लान फॉर नॉन कोऑपरेशन टिल द पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स वर रिमूव्ड, ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो गोल था वो क्या था, स्वराज। कि भाई स्वराज, स्वराज मीन्स स्व मीन्स अपना, और राज मीन्स रूल, ठीक है। तो ये था इसका मेन गोल था, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये गांधी जी का हम ये एक पढ़ लेते हैं कि आइडियल सत्याग्रह की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये सारा खत्म हो जाएगा, आजाद करवा देंगे हम लोग भारत, ठीक है। तो गांधी जी क्या कहते हैं, आइडियल सत्याग्रही में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये शायद आपके अंदर भी होनी चाहिए, देख लें। एक स्टूडेंट के अंदर भी होनी चाहिए क्वालिटीज। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए अलग से बॉक्स बना के लिखा हुआ। परफेक्टली पीसफुल सर, एकदम शांत, एकदम, बट एट द सेम टाइम रिफ्यूज टू सबमिट व्हाट ही कंसीडर्ड रॉन्ग, ठीक है। कभी भी गलत काम मत करो, ठीक है। आपको कोई गलत काम करने के लिए तो उसको रिफ्यूज कर दो, मना कर दो, ओके। पहला पॉइंट। दूसरा सर, एक्सेप्ट सफरिंग विलिंगली, ठीक है। मतलब आपको मार रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, थप्पड़ मार रही है, कोड़े बरसा रही है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट द सफरिंग विलिंगली, ठीक है। तुम कहोगे कि सर आप भी हमें मारो, जितना मर्जी मारो, हम एक्सेप्ट करेंगे सफरिंग विलिंगली है। तीसरा सर, लव द एविल डूअर, जो आप पे अत्याचार कर रहा है उससे प्रेम करो। यहाँ टीचर हल्का सा थप्पड़ मार दो तो तुमने कोड़े बरसा देने टीचर को यहाँ। लेकिन इनको ऐसा बोला गया कि आइडियल सत्याग्रही में क्वालिटीज होनी चाहिए, लव द एविल डूअर, ओके। अटरली फियरलेस, भाई साहब डर नहीं होना चाहिए चेहरे पे, एकदम बेबाक, ठीक है। एंड नेवर, ये नेवर लिखा है NEV, ये नेवर, 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 ठीक है। नेवर बो डाउन बिफोर द एविल वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। जो भी आप पे अत्याचार कर रहा है उसके सामने झुकना नहीं है, ठीक है। एंड सत्याग्रह किसके ऊपर बेस्ड था, दो चीजों के ऊपर, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और नॉन वायलेंस के ऊपर, ठीक है। और वीकली जो गांधी जी का जो जर्नल आता था, एक पत्रिका काइंड ऑफ आती थी, उसका नाम क्या था, यंग इंडिया। ये जरूर याद रखना सर। तो ये कुछ आइडियल सत्याग्रह की विशेषताएं। और सत्याग्रह किसके ऊपर बेस्ड था, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, याद रखना सर ये दोनों वर्ड्स, अहिंसा और सच्चाई के ऊपर। और वीकली जर्नल आता है यंग इंडिया। सर इज इट ट्रू कि 21 को लॉन्च हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में अप्रूवल बाद में दिया। नहीं सर, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, मेरे को नहीं पता, सॉरी। मेरे को तो यही पता कि सितंबर 1920 में ये क्या कहते हैं, गांधी जी ने क्या कहते हैं, गांधी जी के प्लान को इन्होंने सपोर्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। मैंने इतनी यार डीपली नहीं पढ़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, सो सॉरी, आई डोंट नो। तो ये था सर कहानी आज के लेक्चर की। इसमें बताइए कोई डाउट है तो बताइए। तो अभी हमारा चल रहा है सर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको वो दिखाएंगे एक ना, गांधी एरा के दौरान जो हमने नीचे पॉइंट्स बनाया हुआ है। अभी एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो गई थी, अर्ली इवेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी ये हो गए थे। अच्छा, अभी ये शुरू हुआ गांधी एरा, ठीक है। इसमें हम 1921-22 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी सारी कहानी शुरू कराएंगे। तो सर वो सीक्वेंस जरूर याद रखना, कैसे रोलत एक्ट आया, रोलत एक्ट के बाद रोलत सत्याग्रह आया, रोलत सत्याग्रह के बाद JBM आया, दैट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। उसके बाद आई हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग मैसेकर, उसके बाद क्या आया,
खिलाफत कमीशन, खिलाफत ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन, और उसके बाद आया सर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सीक्वेंस जरूर याद रखिए सर। कहानी समझ के, कहानी समझ के करोगे ना कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे तो इस तरह याद रहेगा। ठीक है, तो याद रखना सर आपने एट एनी हाउ कहानी। तो अभी फटाफट से अटेंडेंस दे दीजिए।